नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। आपके साथ मैं हूं शबाब। दिन भर क्या घटा प्रदेश में खास, हम आपको बताएंगे अगले आधे घंटे में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, राजनाथ सिंह के बड़े बयान का जिक्र करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पीओके को लेकर के बड़ा बयान दिया है। पीओके पर राजनाथ ने कहा है कि वहां के लोग हमारे हैं और भारत जो है वो हर तरीके से अपने लोगों को संभालेगा। पीओके के लोग हमारे अपने हैं। पीओके के लोगों के परिवार हमारे परिवार की तरह हैं। पीओके के लोग भारत में गहरा लगाव रखते हैं। वो लोग भारत की मुख्य धारा में लौट आएंगे। आर्मी चीफ से रामभद्राचार्य ने गुरु दक्षिणा में पीओके भी मांगा है। ये बड़ी खबर है इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री, उनका बड़ा बयान पीओके पर सामने आया है। पीओके में रहने वाले लोगों को उन्होंने कहा है कि वो हमारे परिवार की तरह है, वो हमारे परिवार का हिस्सा है। और अभिषेक सिंह हमारे साथ, हमारे सहयोगी इसी खबर पर सीधे जुड़ गए हैं। अभिषेक, राजनाथ सिंह का बयान कई मामलों में बहुत महत्वपूर्ण है और पीओके को लेकर के, उनके बयान को लेकर बड़ी चर्चा हो रही है। बिल्कुल शबाब, ऐसे में जब आर्मी चीफ पहुंचे चित्रकूट और रामभद्राचार्य से दीक्षा लेने के बाद रामभद्राचार्य ने उनसे कहा कि गुरु दक्षिणा में पीओके चाहिए। पूरे देश भर में भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थितियों में पीओके को वापस लाने की मांगे हो रही थी। ऐसे में रक्षा मंत्री की तरफ से ये बयान बहुत ही अहम माना जा सकता है और सीधे तौर पर एक बड़ी बात उन्होंने कह दी कि पीओके में रहने वाले, यानी पाकिस्तान की तरफ से जो अधिकृत कश्मीर का इलाका है, पाक अधिकृत कश्मीर का इलाका, वहां रहने वाले लोग भी हमारे अपने हैं, हमारे परिवार जैसे हैं और वो लोग जब वापस आएंगे तो उन्हें भी मुख्य धारा में वैसे ही जोड़ा जाएगा। ये बात उन्होंने कही और ये बात देश के रक्षा मंत्री की तरफ से कही गई है। इसीलिए इस पूरे मामले को लेकर और भी कई प्रतिक्रियाएं कुछ समय में आ सकती हैं। सीधे तौर पर कहा जाए शबाब, तो इसके बहुत बड़े मायने भी हैं। देश की एजेंसीज, देश की डिफेंस सेक्टर में जिस तरह से काम चल रहा है, देश अलग अलग तरीके से तरक्की कर रहा है डिफेंस सेक्टर में। और बड़ी बात यह कि पाकिस्तान के हर हमले का जिस तरह भारत ने जवाब दिया, वो आज की तारीख में भारत को डिफेंस सेक्टर में और खासतौर पर जो प्रतिरोधक क्षमता, यानी हमले से ज्यादा किसी हमले को रोकने की क्षमता, डिफेंस सिस्टम की क्षमता के तौर पर भारत को कई ऊंचे पायदान तक दुनिया के सामने खड़ा कर चुका है। और शायद यही वजह है कि रक्षा मंत्री के इस बयान के कई सारे मायने लगाए जा रहे हैं। और सीधे तौर पर अभिषेक, इस बात को मौजूदा जो वक्त है, भारत पाकिस्तान की जो टेंशन है, उस बीच में पीओके पर जो बयान राजनाथ सिंह जी का है, रक्षा मंत्री का है, वो साफ तौर पर ये एक बड़ी बात कही जा सकती है। दोनों देशों के बीच तनाव और लोगों की सिंपैथी लेने को लेकर के एक तरीके से भारत एक बड़ा कदम बढ़ा रहा है पीओके पर। इस बात में शबाब कोई दो राय नहीं कि भारत ने हमेशा से, चाहे वो युद्ध या आपात की स्थिति हो, हमेशा बड़ा दिल और उदारवादिता दिखाई है। चाहे भारत में कैसी भी परिस्थितियां रही हों, लेकिन भारत ने हर बार ऐसा दिल दिखाया है कि चाहे वो दुश्मन भी हो, उसका भी दिल पसीज जाए। ऐसे में राजनाथ सिंह जो देश के रक्षा मंत्री हैं, उनकी तरफ से ये बयान भारत की पॉलिटिकल सिस्टम की मंशा और सीधे तौर पर बड़े दिल की बात भी बताता है कि कैसे पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, जहां तमाम टेररिस्ट कैंप थे, जहां भारत को स्ट्राइक करके उन टेररिस्ट यानी आतंकवादियों के अड्डों को नेस्तनाबूद करना पड़ा, ऐसे में पाक अधिकृत कश्मीर को भारत न सिर्फ अपना अभिन्न अंग मानता है, बल्कि उनको परिवार का नाम दिया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। और ये तक कहने से वो नहीं चुके कि वो भी भारत की मूल धारा में वापस जुड़ जाएंगे। तो इससे मंशा भी बिल्कुल साफ होती है भारत की, और पॉलिटिकल मंशा भी बिल्कुल साफ होती नजर आ रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अभिषेक इस पूरी बातचीत के लिए। आप नज़र बना रखिए खबर पर, आगे जो अपडेट्स रहेंगे फिर लौटेंगे आपके पास। बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। अगली खबर बागपत से आपको बताएंगे, जहां के लाक्षागृह मामले में आज सुनवाई हुई और कोर्ट ने इस फैसले को रिजर्व रख लिया है। ये बड़ी खबर है बागपत से आपके टीवी स्क्रीन पर। 55 साल से ये मामला चल रहा है और 1970 में पहली बार यहाँ पर वाद दर्ज हुआ था। जिला कोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रख लिया है। बागपत के लाक्षागृह पर
चल रहे मामले की सुनवाई जो है वो पूरी हो गई है। ये बड़ी खबर है इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। लाक्षागृह का मामला 55 साल से मुकदमा चल रहा है। आज इस मामले में सुनवाई पूरी हो गई और कोर्ट ने इस फैसले को सुरक्षित रख लिया है। ये बड़ी खबर है इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर बागपत से। विवेक हमारे साथ, हमारे सहयोगी बागपत से सीधे जुड़ गए हैं। विवेक, क्या है जानकारी लाक्षागृह से जुड़ी हुई? क्या कुछ कोर्ट में आज हुआ? जी बिल्कुल। हेलो जी हाँ भाई। विवेक, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही हो तो मैं जानना चाह रहा था कि आज कोर्ट की सुनवाई के दौरान क्या कुछ हुआ? तो विवेक से बात नहीं हो पा रही, हम बात करने की कोशिश करेंगे। ये बड़ी खबर बागपत से आपको बता रहे हैं, जहां पर पिछले 55 साल से जो मामला चल रहा था उस मामले में जिला कोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रख लिया है। विवेक एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, क्या कुछ रहा आज कोर्ट की हियरिंग में? ये बिल्कुल बता दूं कि ये जो मामला है बागपत जिला अदालत में चल रहा है और ये लगभग 55 साल से मामला चल रहा है। जो हिंदू आस्था और मुस्लिम पक्ष के दावों के ये तमाम मामला है। इसके मुस्लिम पक्ष का दावा है कि इस स्थान को कहा जा रहा है, इस स्थान पर कब्रिस्तान रहा था, जबकि हिंदू पक्ष का दावा है कि यहाँ महाभारत कालीन एक सुरंग भी यहाँ है, जिस जो पुरातत्ववेत्ता है वो इस बात को साबित कर चुके हैं कि सुरंग और जो जो विवाद चल रहा था पहले मेरठ में चल रहा था, जो बाद में 1996 में बागपत जिला बनने के बाद इधर स्थानांतरित हुआ। और इस पूरे मामले की में सबसे खास बात यह रही कि जो लोअर कोर्ट थी उसने हिंदू पक्ष के पक्ष में फरवरी 2024 में ये फैसला सुनाया था। इसके बाद इन्होंने अपील की थी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। मुस्लिम पक्ष की जो दलीलें थी उसके आधार पर उनकी जो याचिका थी स्वीकार कर ली गई थी। इसमें अब तमाम बहस पूरी हो चुकी है और आज जो है आज जज ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया, रिजर्व रख लिया। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया विवेक इस पूरी जानकारी के लिए। अगली खबर देश भर में बढ़ रहे कोरोना के मामलों से जुड़ी हुई आपको बताएंगे। देश भर में कोरोना के एक्टिव केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। अब तक ये मामले बढ़कर 1200 के पार पहुंच गए। सबसे ज्यादा कोरोना के पॉजिटिव मामले केरल में सामने आए हैं। इसके बाद महाराष्ट्र और दूसरे राज्यों में भी कोरोना के एक्टिव केसेस बढ़ रहे हैं। केरल, महाराष्ट्र में तेजी से कोरोना फैल रहा है। केरल में सबसे ज्यादा 430 मामले सामने आए हैं। यूपी में भी कोरोना के 30 एक्टिव केस दिखे हैं, जिनमें गाजियाबाद में अकेले 15 एक्टिव केस हैं। अब तक देश भर में 12 लोगों की कोरोना से जान जा चुकी है, 12 लोगों की मौत हो चुकी है। ये बड़ी खबर है इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। कोरोना को लेकर के एक बार फिर से जो एक्टिव केस हैं वो बढ़ रहे हैं और कोरोना के इन मामलों में 12 लोगों की देश भर में अब तक जान भी जा चुकी है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लगातार कोरोना की बचाव के लिए, कोरोना की रोकथाम के लिए गाइडलाइन, एडवाइजरी जारी की जा रही है। देश भर में सबसे ज़्यादा जो कोरोना के मामले हैं वो केरल में सामने हैं। केरल में अकेले 430 से ज़्यादा मामले हैं। 250 मामले महाराष्ट्र में हैं, जिनमें मुंबई में सबसे ज़्यादा हैं। और यूपी में कोरोना के 30 मामले अब तक सामने आए हैं, जिनमें अकेले गाजियाबाद में आधे से ज़्यादा मामले हैं। 15+ जो एक्टिव केसेस हैं वो गाजियाबाद में। ये बड़ी खबर है इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। गाजियाबाद से खबर आपको बता रहे हैं। देश भर में कोविड अपने पैर पसार रहा है, लिहाजा एहतियात एक बार फिर से ज़रूरी हो चला है। अस्पतालों में मास्क को कंपलसरी कर दिया गया है, अनिवार्य कर दिया गया है। अस्पतालों के अलावा भी
तमाम जगहों पर स्वास्थ्य विभाग ने एहतियात बरतने की हिदायत दी है और जिस तेज़ी के साथ कोविड पिछले 4-5 दिनों में बढ़ा है वो एक चिंता का विषय है। पिछले एक सप्ताह के भीतर 1000 के पार केसेस पहुंच गए हैं। इनमें सबसे ज़्यादा केरला में कोविड के मरीज सामने आए हैं। लगभग 430 मामले केरला में हैं, 200-250 मामले महाराष्ट्र में हैं। महाराष्ट्र में मुंबई में अकेले सबसे ज़्यादा केसेस हैं। ठीक इसी तरह उत्तर प्रदेश में अब तक 30 केसेस सामने आए हैं। इन 30 में से 15 से ज़्यादा केसेस गाज़ियाबाद और उसके आसपास के इलाकों में पाए गए हैं। उत्तर प्रदेश के एक व्यक्ति की चंडीगढ़ में कोरोना से मौत भी हुई है। बताया जा रहा है कि वो चंडीगढ़ में नौकरी करता था, काम करता था, उसको सांस लेने में दिक्कत हुई, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उसकी मौत हो गई। अनिल हमारे साथ, हमारे सहयोगी गाजियाबाद से सीधे जुड़ गए हैं। अनिल, कोविड एक बार फिर से पैर पसार रहा है, किस तरीके से जो तैयारियां हैं वो पूरी हैं? अनिल, आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? चलिए, अनिल से हम बात करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल ये बड़ी खबर कोरोना के संक्रमण से जुड़ी हुई बता रहे हैं आपको कि जिस तरह से कोविड के मामले बढ़ रहे हैं, ये चेतावनी, ये हिदायत आम लोगों के लिए है कि कोरोना के बढ़ते मामलों पर एहतियात बरतें। कोरोना के एक्टिव मामले तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं और ये चिंता का विषय है। और अगली खबर आपको मेरठ से बताएंगे, जहां पर समाजवादी पार्टी की अंदरूनी कलह दिखने लगी है। 2027 के चुनावों से पहले आज एक वीडियो बड़ा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में समाजवादी पार्टी के नेता अपने ही नेताओं पर तमाम तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता विपिन चौधरी ने अपनी ही पार्टी के नेताओं पर हमला बोला है। विपिन चौधरी अपने ही पार्टी के नेताओं को चोर कह रहे हैं। पार्टी ऑफिस में ये बैठक हुई और बैठक में उन्होंने ये बात कही। उन्होंने रफ़ीक अंसारी, शाहिद मंजूर और अतुल प्रधान, जो तीनों विधायक हैं, उन पर भी हमला बोला है। ये बड़ी खबर है इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। विपिन चौधरी समाजवादी पार्टी के नेता हैं। मेरठ में आज बैठक थी, बैठक में इन सभी लोगों को आना था, ये नहीं आए, तो इस पर विपिन चौधरी ने जब बातें कहना शुरू की तो उन्हें शायद ये एहसास नहीं हुआ कि वो क्या कुछ कहते जा रहे हैं और वीडियो सोशल मीडिया पर किसी ने बना के डाल दिया। अब चौधरी साहब अपनी बातों में फंस गए हैं, उनको जवाब देते नहीं बन रहा। तो मेरठ से बड़ी खबर है, पश्चिमी यूपी में समाजवादी पार्टी के नेता विपिन चौधरी, बैठक में ये बात कही गई है। उस बैठक में तमाम बड़े लोगों को भी पहुंचना था, विधायकों को पहुंचना था। इसमें सरधना से विधायक अतुल प्रधान, शाहिद मंजूर, रफ़ीक अंसारी, ऐसे तमाम विधायक थे जिनको इस बैठक में आना था, लेकिन नहीं पहुंचे। जिसके बाद विपिन चौधरी इस बात से नाराज़ हो गए और उन्होंने लोगों के सामने ही इन लोगों को भला बुरा कहना शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी ही पार्टी के नेताओं को चोर तक कह दिया। पंकज हमारे साथ, हमारे सहयोगी इसी खबर पर सीधे मेरठ से जुड़ गए हैं। पंकज, क्या कुछ हुआ बैठक में और विपिन चौधरी किस कद के नेता हैं जो इतनी बड़ी बड़ी बातें वहां पर कह रहे थे? बिल्कुल, मेरठ में जो सपा का कार्यालय है उसमें वार्षिक जो मीटिंग है वो होनी थी और जो विपिन यहाँ चौधरी है ये जिला अध्यक्ष है और इनके द्वारा मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें जो मेरठ जो विधानसभा है इससे
तीन यानी कि सपा के जो विधायक है, चाहे शहर की बात करें तो शहर में जो सपा से रफीक अंसारी है और किठोल से शाहिद मंजूर है और सरदालना से जो है अतुल प्रधान है, तीनों को मीटिंग में बुलाया गया था। और जब मीटिंग में ये लोग नहीं पहुंचे तो इनके बारे में जो विपिन चौधरी है, जो मीटिंग के दौरान मन से बहुत कड़वी बातें इनके बारे में कही गई। उस विपिन चौधरी का कहना था अगर किसी पद के लिए बात होती है, जिला अध्यक्ष के लिए बात होती है, शहर में किसी विधायक के लिए बात होती है तो टिकट लेने के लिए सबसे पहले लोग अखिलेश यादव के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन शहर में कोई मीटिंग होती है तो उसमें नहीं पहुंचते, तीनों ही छोर है और ऐसे लोगों को पार्टी से निकाल देना चाहिए। तमाम सारी बातें विपिन चौधरी द्वारा एक मन से कही गई है। वहीं शाहिद मंजूर से जब इस मामले को लेकर बात की गई तो शाहिद मंजूर ने साफ कहा कि आने वाला समय बताएगा कि चोर आखिर जो सपा के जिला अध्यक्ष है वो है या जिसके बारे में कहा गया है वो है, क्योंकि जल्दी ही उन्होंने संकेत दिया है कि जल्दी सपा का जो जिला अध्यक्ष है वो बदलने वाला है। जी, अब विपिन चौधरी को अपने इस बयान के बाद एहसास हुआ कि वो क्या कुछ बोल गए हैं, इससे उनको भी तमाम नुकसान हो सकता है। क्योंकि इस बारे में जब विपिन चौधरी जो है उनसे बात करने की कोशिश की गई तो वो इस बयान से हालांकि बचते नजर आए मीडिया के सामने, वो अभी तक भी, लेकिन उनको देर शाम लखनऊ जरूर बुला लिया गया था। हालांकि ये तो कहना अभी मुश्किल है कि उनको लखनऊ से किसकी कॉल आई थी और किसके कहने पर वो लखनऊ गए, लेकिन कल शाम वो लखनऊ के लिए यहाँ से रवाना हो गए। अब क्या नया जो है जिलाध्यक्ष मेरठ को मिलता है वो तो आने वाला समय बताएगा। जी, और इसके बाद से पश्चिमी यूपी में समाजवादी पार्टी के नेताओं की आपसी खींचतान भी खुल गई। बिल्कुल, क्योंकि बात करें शाहिद मंजूर की, क्योंकि शाहिद मंजूर सपा सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे हैं, काफी कद्दावर नेता कहे जाते हैं, और जिस तरह से शाहिद मंजूर पे अतुल प्रधान, क्योंकि अतुल प्रधान पर भी काफी उनके द्वारा आरोप लगाए गए, उल्टी सीधी बातें कही गई है, चोर उनको कहा गया, तो इस चीज को लेकर हालांकि पश्चिम उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है वो गर्मा गई है, लेकिन इस मामले पे चाहे अतुल प्रधान हो, रफीक अंसारी हो, शाहिद मंजूर हो, लेकिन कोई भी इस मामले से बचता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जो ये इस तरह का जो बयान विपिन चौधरी द्वारा दिया गया है और पार्टी के नेताओं के खिलाफ जिस तरह का बयान दिया है, काफी गंभीर बयान उनके द्वारा मेरठ में एक मन से बोला गया है। जी, ठीक है, आप नजर बनाए रखिए, आगे भी खबर पर जो अपडेट्स रहेंगे फिर लौटेंगे पंकज। अगली खबर आपको मुरादाबाद से बताएंगे, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेता की गाड़ी से टकराकर एक बच्चे की मौत हो गई। इस पूरी घटना ने पूरे इलाके में कोहराम मचा दिया। हाल फिलहाल उस बच्चे को शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। गाड़ी की जब तलाशी ली गई तो उसमें शराब की बोतल भी बरामद हुई। मामला मूंढा पांडे थाने के सिरसा खेड़ा गांव का है। ये बड़ी खबर है इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर मुरादाबाद से, जहां के मूंढा पांडे थाने के सिरसा खेड़ा गांव में भाजपा नेता के गाड़ी से टक्कर से एक बच्चे की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस ने कार मालिक पर मामला दर्ज कर लिया है। गाड़ी की जब तलाशी ली गई तो उसमें शराब की बोतल मिली है। बड़ी खबर है इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। और अब इस मामले में भाजपा नेता का नाम सामने आने के बाद मामला जो है वो बेहद चर्चा का केंद्र बना हुआ। मुरादाबाद से बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर बीजेपी नेता की गाड़ी से एक बच्चे की मौत हो गई। मामला बेहद सुर्खियों में है भाजपा नेता का नाम सामने आने के बाद। इस मामले में फिलहाल गाड़ी के मालिक पर मामला दर्ज कर लिया गया है। गाड़ी से शराब की बोतल भी मिली है। मुरादाबाद की खबर है, जहां पर पूरा मामला सामने आया।
और इसी खबर पर शहनवाज हमारे साथ, हमारे सहयोगी मुरादाबाद से सीधे जुड़ गए हैं। शहनवाज, नेताजी की खाली गाड़ी थी या नेताजी भी गाड़ी में मौजूद थे? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, पूरा मामला ये मूनापाटी थाना इलाके का है, मुरादाबाद जनपद के, जहां पर गांव में कहा जा रहा है एक बारात आई हुई थी और बारात जब वहां से लौट रही थी तो ये नेताजी की गाड़ी थी और जैसे ही एक गाड़ी तेज रफ्तार से वहां से यू टर्न ली तो वहां एक बच्चा खड़ा था और बच्चे को इस गाड़ी ने अपनी चपेट में ले लिया और बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। इस गाड़ी पर पिछड़ा वर्ग जो मोर्चा है उसके जिला अध्यक्ष बताए जा रहे हैं। हालांकि जो जब एक्सीडेंट हुआ था तो वो मौके से फरार हो गए। कौन चला रहा था, कौन था, इसकी पुष्टि अभी नहीं हो पाई है। हालांकि जिसके नाम से गाड़ी रजिस्टर्ड है उसके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है और सभी पहलुओं पर पुलिस जांच कर रही है। हालांकि इस गाड़ी से एक शराब की बोतल भी बरामद हुई है जो इस तस्वीरों में साफ तौर पर देखी जा सकती है। कहा जा रहा है कि जब ये बच्चा वहां पर बच्चे की मृत्यु हुई थी तो बड़ी संख्या में लोग भी जमा हो गए थे और लोगों ने वहां पर काफी हंगामा भी किया। पुलिस मौके पर तत्परता दिखाते हुए मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया था और पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव को भेज दिया। 3 वर्षीय के बच्चा बताया जा रहा है और तेज रफ्तार के कारण ये हादसा हुआ थी। ठीक है शहनवाज, बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। अगली खबर नोएडा से, जहां पर साइबर ठगी का एक और मामला सामने आया है। एक महिला को साइबर ठगों ने 50 लाख रुपए के झांसे से ठग लिया। ये बड़ी खबर है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसाने की धमकी देकर इस महिला को साइबर ठगों ने फंसा है। डिजिटल अरेस्ट करके 50 लाख रुपए ठग ली। नोएडा सेक्टर 62 का ये पूरा मामला बताया जा रहा है और फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। बड़ी खबर है इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। महिला को साइबर ठगों ने डिजिटल अरेस्ट किया और डिजिटल अरेस्ट करने के बाद इस महिला से 50 लाख रुपए ठग लिए। बताया जा रहा है कि इस महिला को मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बताया कि मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आप फंस जाओगे। तमाम तरीके की बातें कही गई। उसके बाद इस महिला को डिजिटल अरेस्ट किया गया और साइबर ठगों ने अपना निशाना बनाया। ये बड़ी खबर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन। महेंद्र हमारे साथ, हमारे सहयोगी इसी खबर पर नोएडा से जुड़ गए। महेंद्र, क्या जानकारी है? बिल्कुल, देखिए लगातार नोएडा एनसीआर नहीं बल्कि पूरे देश में डिजिटल अरेस्ट के मामले बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि सदाब देखिए, अधिकतर लोग पढ़े लिखे लोग, काफ़ी हायर एजुकेशन वाले लोग हैं, उनके साथ ये ठगी हो रही है। दरअसल नोएडा के सेक्टर 62 में रहने वाली किरण गुप्ता को एक महिला का फ़ोन आता है। वो अपने आप को टेलीकॉम एक्सचेंज का अधिकारी बताती है और ये कहती है कि देखिए आपका जो नंबर है वो बंद हो जाएगा और इसके नंबर पे कई संदिग्ध गतिविधियां हुई हैं। तो ऐसे में आपको मुंबई पुलिस फ़ोन करेगी और फिर थोड़ी देर बाद मुंबई पुलिस का एक अधिकारी जो पूरी वेल ड्रेस में होता है, यानी कि पूरी पुलिस की ड्रेस में होता है, और किरण गुप्ता को कहता है कि देखिए आपके नाम मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज हुआ है। दरअसल नरेश गोयल नाम के एक व्यक्ति थे जिनके ऊपर 500 से अधिक करोड़ का मनी लॉन्ड्रिंग केस दर्ज था, वो गिरफ्तार हो चुके हैं और आपके है और वो कहती है बताइए मुझे क्या करना होगा। तो जो फर्जी पुलिस अधिकारी होता है वो कहता है कि देखिए हम आपका जो है वर्चुअल कोर्ट में आपको पेश करेंगे, क्योंकि नोएडा से मुंबई आना पॉसिबल नहीं है, तो हम आपको थोड़ी मदद करेंगे कि आप वर्चुअल कोर्ट में शामिल हो जाइएगा और जो सुनवाई है वो एकदम आपके पक्ष में होगा। तो ऐसे में बाकायदा कोर्ट बनाया जाता है, यानी कि फर्जी कोर्ट बनाया जाता है, फर्जी जज बैठते हैं, फर्जी वकील बैठते हैं, फर्जी पुलिस अधिकारी बैठते हैं और सजा सुनाते हैं कि देखिए किरण जी आपके नंबर पर जो है मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज हुआ है और आपको 2 करोड़ का नोटिस हम भेजेंगे। ऐसे में आपके खाते में जो भी पैसा है वो हमारे खाते में भेज दीजिए और जैसे ही ये जांच। जी ठीक है, शुक्रिया महेंद्र, थोड़ी वक्त की कमी है, हम फिर आपसे जुड़ेंगे। बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। इन्हीं तमाम खबरों के साथ ही ग्राउंड रिपोर्ट में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। लखनऊ से मेरे कैमरा सहयोगी राजेंद्र के साथ मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।